Hi guys, welcome back to my channel UPSC or Nothing. I hope you guys are having a great day and I would like to wish you all a very happy Independence Day. As we all know that our forefathers and the freedom fighters have fought very hard for the independence of this country, and just like that you guys are also working hard and fighting for your dreams and are going to make your parents and this country proud. So now let's start with today's session. Today we are going to discuss current affairs for 15th of August 2020, and the highlights of the day are Convention on Child Labor, seed balls, then we have got a question on Sarthak, a question on business responsibility reporting, followed by a question on Asiatic lion, then National Overseas Scholarship Scheme, then a question on Schedule 8, core investment companies, followed by a question on Israel, and at last, a question on Schedule 6. So let's start with question first of our today's video lecture. Which of the following statements is or are correct about Convention on Child Labor? Our statements are: the convention was adopted by UN member states meeting in Geneva in 1999. Second, it has received universal ratification. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. टेक अ पॉज, सोचिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ओके, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट वाज अडॉप्टेड बाय यूएन मेंबर स्टेट्स इन जिनीवा इन 1999. ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. इट वाज नॉट अडॉप्टेड बाय यूएन मेंबर्स, इट वाज अडॉप्टेड बाय आईएलओ मेंबर्स विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनीवा इन 1999. ये पार्ट सही है, ये पार्ट गलत है, तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो जाता है. सेकेंड से इज दैट इट हैज रिसीव्ड यूनिवर्सल रेटिफिकेशन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि किंगडम ऑफ टोंगो है जो लास्ट मेंबर कंट्री था जिसने लास्टली रेटिफाई किया है इस कन्वेंशन को, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सली रेटिफाई हो चुकी है. आईएलओ के पूरे 187 मेंबर्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है. मतलब हर किसी ने साइन कर दिया और हर किसी ने रेटिफाई कर दिया है. ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी विच इज टू ओनली. अब इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और भी कन्वेंशंस दी हुई हैं जो चाइल्ड लेबर से डील करती हैं, पर पहले जिस कन्वेंशन की अपन बात कर रहे हैं, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर भी बोलते हैं. इसको कन्वेंशन नंबर 182 के नाम से भी जाना जाता है. देन ये अपन पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. इट वाज अडॉप्टेड बाय आईएलओ मेंबर इन 1999. देन इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू टेक इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड मेजर्स टू एलिमिनेट द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी. ठीक है. देन इट इज द फर्स्ट आईएलओ कन्वेंशन टू रिसीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन. अभी जब आपका किंगडम ऑफ टोंगो ने इसको जब रेटिफाई किया तो उसके बाद ये आईएलओ की सबसे पहली कन्वेंशन बन जाती है जो यूनिवर्सली रेटिफाइड है. देन इंडिया भी इसको रेटिफाई कर चुका है 2017 में. देन दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो अ कोर कन्वेंशन ऑफ आईएलओ. कोर कन्वेंशन का मतलब है कि इवन दो द मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने रेटिफाई नहीं किया किसी भी कन्वेंशन को, बट तब भी दे आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो दिस कन्वेंशन एंड रिस्पेक्ट दिस कन्वेंशन. अगर ये कोर कन्वेंशन का पार्ट है कोई भी, तो आईएलओ की 8 कोर कन्वेंशंस हैं, उसमें से ये वन ऑफ देम है. देन मूविंग ऑन टू अनदर कन्वेंशन विच इज यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989. इट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी ह्यूमन बीइंग अंडर द एज ऑफ 18. मतलब 18 से पहले किसी भी इंसान को चाइल्ड कंसिडर किया जाता है इस कन्वेंशन के अंडर में. ठीक है, और उसको एज अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो अपने पेरेंट्स के सब्जेक्ट हैं या कुछ भी हैं, उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मानी जाती है. ठीक है. देन इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स ट्रीटी which sets out the civil, political, economic, social, and cultural rights of every child, regardless of their race, religion, or abilities. It does not discriminate any child depending on their race, religion, or any ability. Then it was also ratified by India in 1992. Then we have a convention called Minimum Age Convention. ये भी ILO की convention है और इसको बोलते हैं convention number 138. Then it aims to prevent the employment of children below a lower age threshold. ये एज लिमिट से डील करती है कि किस एज लिमिट तक किसी भी चाइल्ड को जॉब में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. ठीक है, मतलब बेसिकली वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू स्टैब्लिश अ मिनिमम एज फॉर एंट्री इनटू वर्क और एम्प्लॉयमेंट. इट स्टैब्लिश नेशनल पॉलिसीज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. दिस वाज आल्सो रेटिफाइड बाय इंडिया इन 2017. बेसिकली ये कन्वेंशन नंबर 138 और 182 साथ में रेटिफाई की थी इंडिया ने.
एंड ये कन्वेंशन भी ILO की 8 कोर कन्वेंशंस का पार्ट है. Okay. Now moving on to our next question of the day. Consider the following statements about seed balls and choose the correct option. Our statements are: it is a little ball generally made up of a combination of compost, clay, and seeds. Second, the technique needs a pit to be dug and cannot be sprayed in open. One only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. ऑलराइट. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एक बहुत छोटी बॉल होती है जो कंपोस्ट, क्ले और सीड्स के मिक्सचर से बनी होती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकंड सेज दैट कि द टेक्निक नीड्स अ पिट टू बी डग एंड कैन नॉट बी स्प्रेड इन ओपन. मतलब इसके लिए इसको गड्ढा खोद के ही, जैसे अपन बाकी सैपलिंग्स डालते हैं उसी तरह इसको ग्राउंड में डग करके डालना पड़ता है, इसको प्लांट करना पड़ता है, और इसको ऊपर से अपन स्प्रे नहीं कर सकते. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली. इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं. देखिए, ये इसकी देखिए पिक्चर है. सीड बॉल कुछ इस टाइप की दिखती है जब ये जर्मिनेट हो जाती है. देन ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी रिसेंटली ओडिशा के अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसमें सीड बॉल्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि वहाँ के फॉरेस्ट में फूड स्टॉक ग्रो हो सके वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए, ताकि ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके. क्योंकि ये एक ऐसी फॉरेस्ट डिवीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं अपने कंट्री में. ठीक है. फिर इस टेक्निक के बारे में देखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है, देख, द टेक्निक डज नॉट नीड अ पिट टू बी डग, इट जस्ट नीड्स स्प्रेइंग सीड बॉल्स इन द ओपन स्पेसेस. ऑल्सो इट इज हेल्पफुल व्हेन वन कैन नॉट एंटर सर्टेन एरियाज ड्यू टू टोपोग्राफिकल हिंड्रेंसेस. मतलब इसको ऊपर से भी, इनफैक्ट इनको एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से भी स्प्रे किया जा सकता है. उस फॉर्म में इनको एरियल सीडिंग बोलते हैं. जिन जिन एरियाज में अपन एक्सेसिबल नहीं है, जहाँ पे वहाँ की टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है रीच होने के लिए, तो वाया एरियल मेजर्स हम इनको स्प्रेड कर सकते हैं वहाँ पे. देन इट इज़ यूज्ड इन रीवेजिटेशन एंड रीफॉरेस्टेशन. तो ये रीफॉरेस्टेशन का एक सिस्टम है. देन इट वॉज मेड पॉपुलर बाई ग्रीन मूवमेंट्स सच एज गुरिल्ला गार्डनिंग एज अ वे टू प्रैक्टिस एक्टिव रिफॉरेस्टेशन. अब ये गुरिल्ला गार्डनिंग क्या होती है? गुरिल्ला गार्डनिंग मतलब ये होती है कि मान लीजिए कोई बंदा है, इफ दे हैव नॉट अ राइट, मतलब आपकी कोई जगह है, कोई भी जगह, किसी सरकारी जगह है जिसमें आपका राइट नहीं कल्टीवेट करने के लिए, तब भी आप एज अ प्रोटेस्ट वहाँ पे जाके आप वहाँ पे कुछ कल्टीवेट कर रहे हो. ठीक है. बाय हेल्प ऑफ सीड बॉल्स या किसी भी तरीके से, तो उसको गुरिल्ला गार्डनिंग कहते हैं कि आपकी जगह नहीं है पर आप दूसरी जगह में गार्डनिंग कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो वहाँ पे. ठीक है. देन हिस्टोरिकली इट वॉज यूज इन इजिप्ट अलॉन्ग द नाइल रिवर. और बहुत सालों बाद फिर जापान में इसको रिवाइव किया गया था. एक जापानीज साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, फिर उन्होंने इस टेक्निक को रिवाइव की थी जापानीज में, सो दैट टू गेट मैक्सिमम यील्ड आउट ऑफ दिस टेक्निक. ऑलराइट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सार्थक recently seen in news refers to A. nuclear submarine, aircraft carrier, C. frigate ship, and D. offshore petrol vessel. आपको बताने की जो सार्थक के न्यूज में है ये इनमें से क्या है? Alright. Our correct option is D. It is a offshore petrol vessel which is recently launched, okay, by Indian Coast Guard. इसके बारे में देखिए. Recently इसको लॉन्च किया गया है और इसको नाम दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड सार्थक. इंडियन कोस्ट गार्ड अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है. फिर जो ये सार्थक है, इट इज़ फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 5 OPVs टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी. मतलब 5 ऐसे OPVs बनाने थे जिनमें से ये 4th नंबर का है, जिनमें से 3 पहले ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं. अब OPVs होता क्या है? दिस ऑफशोर पेट्रोल वेसल आर लॉन्ग रेंज सरफेस शिप्स केपेबल ऑफ कोस्टल एंड ऑफशोर पेट्रोलिंग, policing maritime zones, कंट्रोल एंड सर्वेलेंस, एंटी स्मगलिंग एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी ये करते हैं. अब सार्थक के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं. इट इज़ डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजिनियसली बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन और बिल्ड किया है. इंडिजिनियसली बिल्ट है बट 100% नहीं है. इसका 70% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनियस हैं. तो एक तरीके से ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ही डेवलप किया जा रहा है. देन इट इज़ फिटेड विद स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन systems and sensors and machinery. Then third, it is capable of carrying limited pollution response equipment to undertake oil spill pollution response. मतलब oil spill अगर हो जाता है ओशन में तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है. Then it also can carry high speed boats and twin engine helicopter के लिए भी इसमें जगह है. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में. Now moving on to our next question of the day.
Which of the following statements is or are correct about business responsibility reporting? Our statements are: it is released by Ministry of Corporate Affairs. Second, it is applicable to manufacturing companies only. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. Alright. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिलीज किया है. दिस इज राइट. सेकेंड सेज दैट इट इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओनली. यहाँ पे ओनली है, देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करिएगा. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. इट इज़ नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बट इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंपनीज बोथ. ये दोनों को केटर करता है. आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज़ वन ओनली. इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं. देखिए ये जो BRR है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, इट इज़ अ डिस्क्लोजर ऑफ एडॉप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय अ लिस्टेड कंपनीज टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स. मतलब ये एक टाइप का डिस्क्लोजर है जो कंपनीज को करना है कि वो किस टाइप की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस एडॉप्ट कर रही हैं, ताकि वो अपने स्टेक होल्डर्स को बता सकें, ताकि मोर अकाउंटेबिलिटी हो, मोर ट्रांसपेरेंसी हो बिजनेस वर्किंग एनवायरनमेंट की. देन इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. Second, it focuses on the accountability of the business entities to the larger society by a new framework, business responsibility and sustainability report for reporting non-financial parameters. जैसे अपन ने बताया कि accountability और transparency बढ़ाने के लिए है, और इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाएगी, हर कंपनी को देनी होगी business responsibility and sustainability report for non-financial parameters. ये याद रखिएगा. Then another thing, दिस वुड बी इंटीग्रेटेड विद द MCA 21 पोर्टल. ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल है जिसमें आपको कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. कोई इनफैक्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, डिन नंबर, कोई नई कंपनी खोलनी है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारा एक ही पोर्टल पे होता है विच इज़ MCA 21. और इस BRSR को भी इंटीग्रेट किया जाएगा इस पोर्टल में, वेयर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज आर टू अंडरटेक दिस रिपोर्टिंग मैंडेटरी. मतलब टॉप 1000 कंपनीज के लिए मैंडेटरी होगा इसको रिपोर्ट करना. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशियाटिक लायंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. और स्टेटमेंट्स आर: गिर नेशनल पार्क इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लायंस आर फाउंड. सेकंड, देयर IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल. थर्ड, एशियाटिक लायंस आर स्लाइटली लार्जर देन अफ्रीकन लायंस. और ऑप्शंस आर वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन, टू एंड थ्री. टेक अ पॉज, सोचिए. I guess you guys can answer this question. It's quite easy. Okay. पहला स्टेटमेंट अगर देखें, that गिर नेशनल पार्क इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लाइन्स आर फाउंड. ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और बहुत ऑब्वियस लगेगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि एशियाटिक लाइन इतने बड़े एशिया में सिर्फ एक गिर नेशनल पार्क में पाया जाए. बट दिस स्टेटमेंट इज राइट, सरप्राइजिंगली. तो इसको ध्यान में रखिएगा इस फैक्ट को. सेकेंड सेज दैट द IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल. दिस इज रॉन्ग. The IUCN status is threatened. जो ये vulnerable है, ये अफ्रीकन लाइन के लिए है, एप्लीकेबल है. ठीक है, तो अफ्रीकन लाइन्स हैं वो vulnerable है, और जो एशियाटिक लाइन्स हैं वो threatened है. थर्ड सेज दैट एशियाटिक लाइन्स आर स्लाइटली लार्जर देन अफ्रीकन लाइन्स. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये एक्चुअली उल्टा हो गया है. बेसिकली अफ्रीकन लाइन्स आर स्लाइटली लार्जर देन एशियाटिक लाइन्स, एंड दीज बोथ आर द सेम, बेसिकली सेम सब स्पीशीज. मतलब ये सब स्पीशीज हैं सेम स्पीशीज की. मतलब कोई मतलब अल्फा स्पीशीज है तो उसकी ये सब स्पीशीज हैं दोनों. ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट है, एक ही स्पीशीज की सब स्पीशीज हैं. देन अनदर थिंग, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गुजरात गवर्नमेंट कि गिर नेशनल पार्क से कुछ लाइन्स को ट्रांसफर करना था आपके कुन्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में, पर अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है. तो इसकी वजह से रिप्लाई मांगा था कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था. ऑलराइट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए विच इज़ वन ओनली. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग आर बेनिफिशरीज अंडर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम. ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें बेनिफिशरीज हैं जिनको ये स्कीम में बेनिफिट मिलेंगे. Our statements are scheduled caste, denotified nomadic and semi-nomadic tribes, landless agricultural laborers, traditional artisans category. तो इनमें से बताना है कि कौन इंक्लूडेड है. ठीक है, तो ऑप्शंस आर वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन, टू एंड थ्री ओनली, एंड ऑल ऑफ द अबव. टेक अ पॉज, दिमाग लगाइए,
लॉजिकल रीजनिंग अपनी जैसी भी है, कुछ भी लॉजिक लगा के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें से जो ये चारों हैं, चारों ही इंक्लूडेड हैं एज अ बेनिफिशियरी अंडर दिस स्कीम। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देन इट एम्स टू फैसिलिटेट द लो इनकम स्टूडेंट्स ऑब्टेन मास्टर डिग्री और पीएचडी कोर्सेज बाय स्टडीइंग अब्रॉड। ये फैसिलिटेट करवाने के लिए है, मास्टर्स डिग्री के लिए जो लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जो लोअर स्ट्रेटा ग्रुप्स हैं अपने इंडियन सोसाइटी में, उनके लिए, ताकि उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस बेटर हो सके। देन 30% ऑफ द अवार्ड्स फॉर ईच ईयर शैल बी ईयरमार्क्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। मतलब हर साल इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 100 अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उसमें से बोल रहा है कि उसका 30% हर साल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ईएमआई किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए 30% पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं विमेन में, तो अगर उसमें से जितने भी बचे हैं अवार्ड्स हैं, वो फिर ट्रांसफ़र किए जाएंगे अपने मेन कैंडिडेट्स को। मतलब अगर 30% पूरे वुमेन अपने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए उतनी सूटेबल कैंडिडेट्स हैं ही नहीं, तो फिर वो जितने बचे अवार्ड्स होंगे वो मेंस को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देन इसमें बैचलर लेवल के कोर्सेज कवर नहीं किए गए, ये सब मास्टर्स के लिए है। अब इसमें देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अभी इसमें रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला, दैट एनुअल फैमिली इनकम लिमिट फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 6 lakhs टू रुपीज़ 8 lakhs पर एनम। जो एनुअल फैमिली इनकम है उसका जो कोटा है वो बढ़ा दिया गया, पहले 6 lakhs पर एनम था, अब 8 lakhs पर एनम हो गया। देन स्टूडेंट सिक्योरिंग एडमिशन इन हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिनकी एडमिशन हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में होगी इंटरनेशनली, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। देन पहले जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो जो 55% था, वो बढ़ा के अब 60% कर दिया गया है। फिर पहले जो पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो भी डन अवे कर दी गई है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन का एक जो प्रोविजन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इसके अंडर में। देन मेंटेनेंस अलाउंस हैज़ बीन लिंक्ड विद प्रोग्रेस ऑफ द अवॉर्डी। मतलब आपका वहाँ पे जाके कैसा परफॉर्मेंस, आपकी उस यूनिवर्सिटी में आप कैसा वहाँ पे पढ़ रहे हो, कैसा आप वहाँ पे चीज़ें ग्रास्प कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? और ऑप्शंस आर ओडिया, पंजाबी, बोडो, कोंकणी, सिंधी। इन पांचों में बताइए कि कौन कौन से शेड्यूल 8 में अपने इंक्लूडेड हैं। और ऑप्शंस आर 1 2 and 3, 1 2 3 and 4, 2 3 4 and 5 एंड 1 2 3 4 and 5। ओके, अगर ओडिया देखिए तो क्या ओडिया इंक्लूडेड है? यस। पंजाबी यस, बोडो यस, कोंकणी यस, सिंधी यस, ये पांचों इंक्लूडेड हैं शेड्यूल 8 में। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी। एज वी ऑल नो दैट देर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस अंडर आर्टिकल शेड्यूल 8 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप बताइए मुझे कि क्या इंग्लिश इंक्लूडेड है, और ठीक है इंक्लूडेड है कि नहीं। वैसे इसमें देख लेंगे, आपको इसमें से आप देख के आंसर बता सकते हो। वैसे ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया है टू अमेंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 टू इंक्लूड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है, ये अभी करेंटली सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए। जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है पब्लिक में, या कोई भी स्कीम निकालनी है, कुछ भी करना है, तो वो सिर्फ दो लैंग्वेजेस में होती है, वो है हिंदी और इंग्लिश। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको अमेंड करिए और सारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड करिए। ये यहाँ पे सारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस यहाँ पे मैंने मेंशन की है। और जो ये जो चार अलग से की है ना, ये सबसे लेटेस्ट हैं जो इंक्लूड हुई थी 2003 में। ठीक है, बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है अपने शेड्यूल 8 में जो 2003 में हुआ था। ऑलराइट, इसको देख लीजिएगा। ये हमेशा यूपीएससी इसमें क्वेश्चंस देता है शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंगली इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? और स्टेटमेंट्स आर,
they are NBFCs with asset size of 100 crore and above, which carry on the business of acquisition of shares and securities. Second, they hold not less than 75% of their net assets in the form of investment in equity shares, preference shares, bonds, etc. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. ओके पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो ये बोलता है कि ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और इनका एसेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा होता है और ये बिजनेस ऑफ एक्विजिशन का बिजनेस करती हैं, बेसिकली शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करने का बिजनेस करती हैं। ये बिल्कुल सही है। देन दे होल्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ देयर नेट एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। दिस इज रॉन्ग। ये 75% नहीं है, ये 90% है। 90% से कम इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली। इसके बारे में और चीज़ देखते हैं। देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये इसीलिए था क्योंकि आरबीआई ने अभी कुछ रिवाइज नॉर्म्स सीआईसी के रिलीज़ किए हैं। फिर इसके बारे में और चीज़ें, इट शुड ऑल्सो हैव एटलीस्ट 60% ऑफ इट्स एसेट्स एट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन ग्रुप कंपनीज, ठीक है। देन CICs हैविंग एसेट साइज ऑफ बिलो 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ से अगर इनका कम एसेट साइज है ना तो फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाती हैं रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन फ्रॉम द आरबीआई। तब इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है आरबीआई के अंडर में। फिर CICs with asset size above 100 crore but not accessing public funds, they can also be exempted from the requirement of registration with RBI. Then CICs having asset size of 100 crore or above are categorized as systematically important CICs and are required to obtain, मतलब जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा का एसेट साइज है उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट CIC भी बोलते हैं और इनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है। जैसे अपन यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर 100 करोड़ से कम का है तो ज़रूरत नहीं है, और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है और अगर इन्होंने पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं किया है अपने फंड्स जनरेट करने के लिए तो भी ज़रूरत नहीं है इनको आरबीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए। देन दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स बट नॉट पब्लिक डिपॉजिट्स। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। पब्लिक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड अंडर पब्लिक फंड्स बट पब्लिक फंड्स इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसके अंडर में आप काफ़ी कुछ फंड्स जो आप एक्वायर करते हो थ्रू डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और जो बोरोइंग्स हैं आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स से, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। देन दे कांट एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दे होल्ड, मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड करते हैं जो बॉन्ड्स डिबेंचर्स, ये ट्रेड नहीं कर सकते, ये सब एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो इनका जो कैपिटल है वो रेस कर सकते हैं फंड्स के थ्रू, पब्लिक फंड्स के थ्रू, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्रीज हैव डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन। इनमें से आपको बताने की कौन कौन सी अरब कंट्रीज हैं जिनके इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं। और ऑप्शंस आर 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 2, 4 and 5, 3, 4 and 5। ऑलराइट, क्या सऊदी अरेबिया का डिप्लोमेटिक टाइज है? नहीं। यूएई का है? यस। कतार का? नहीं। इजिप्ट का भी है? यस। जॉर्डन का? यस। तो करेक्ट ऑप्शन होता है 2, 4 and 5 विच इज सी। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली Israel and UAE have agreed to establish diplomatic ties as part of a deal to halt the annexation of occupied land sought by the Palestinians। ये बेसिकली यहाँ पे वेस्ट बैंक की बात हो रही है, ठीक है। अब जो ये अभी डिप्लोमेटिक टाइज हुए हैं उसके बाद यूएई हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट टू डू सो एंड थर्ड अरब नेशन टू हैव एक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। मतलब इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन इस्टेब्लिश कर चुका है, ठीक है। तो अरब स्टेट्स में ये थर्ड नंबर पे आता है यूएई, और गल्फ में पहली कंट्री है जो इसराइल के साथ ये टाइप कर रही है, जो मतलब बेसिकली डिप्लोमेटिक टाइप कर रही है। नाउ अंडर द डील इसराइल वुड सस्पेंड इट्स प्लान टू एनेक्स लार्जर पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक। अब इसराइल का मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी का ये एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। कई बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं इसराइल के आसपास के कंट्रीज़ के, और क्योंकि हमेशा ही न्यूज़ में रहा है मिडिल ईस्ट वाला सेक्शन, और हमेशा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है, और यूपीएससी में कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि इसराइल के आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इजिप्ट आ रहा है, जॉर्डन को ये करती है बाउंड्री, फिर यहाँ पे आपका लेबनान है, फिर यहाँ पे देखिए सीरिया है, गोलन हाइट्स बहुत न्यूज़ में रहता है, तो गोलन हाइट्स सीरिया से टच करता है, लेबनान से टच करता है, फिर आपका इसराइल से टच करता है। फिलहाल गोलन हाइट्स इसराइल के
अंडर में है। फिर आप वेस्ट बैंक देखिए, ये वेस्ट बैंक वाला जो पार्ट है ये सैंडविच है आपका ये जॉर्डन के बीच में और इसराइल के बीच में। फिर यहाँ पे देखिए आपका जो इसराइल है ये मेडिटेरियन सी को टच कर रहा है और इधर से ये रेड सी को भी टच कर रहा है। ये छोटा सा आप पार्ट देख रहे हैं, ये पैच, ठीक है। तो आप इसको मैप को देखिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चंस पूछता ही रहता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट्स का नाम है वो है ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। आपको बताना है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन से शेड्यूल 6 के अंडर में इंक्लूडेड हैं। और ऑप्शन आर 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4 एंड 5 एंड 1, 3 एंड 5। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट। तो क्या असम शेड्यूल 6 में आता है? यस। मणिपुर नहीं, मेघालय यस, मिजोरम यस, त्रिपुरा यस। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो शेड्यूल 6 के अंडर में आती हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आप इनको एटीएम के उसमें से भी याद कर सकते हैं। एटीएम फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम, मतलब एम स्क्वायर कर लीजिए, एटीएम स्क्वायर, मेघालय मिजोरम, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका है याद करने के लिए। अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1, 3, 4 एंड 5 विच इज ऑप्शन सी। अब इसके बारे में देखिए और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली देयर इज अ रिवाइवल ऑफ द डिमांड फॉर 2 ऑटोनॉमस काउंसिल्स इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ लेड टू द कॉल फॉर ब्रिंगिंग द एंटायर स्टेट अंडर द एम्बिट ऑफ 6 शेड्यूल। पहले वहाँ पे था कि सिर्फ 2 ऑटोनॉमस काउंसिल्स को रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही थी, बट अब धीरे धीरे पूरे ही स्टेट को ये शेड्यूल 6 में इंक्लूड करने के लिए बातें रेस कर रहे हैं। फिर या तो शेड्यूल 6 में डालिए या तो आर्टिकल 371 में डालिए। आर्टिकल 37 के अंडर में नागालैंड को स्पेशल पावर्स मिले हैं, ये नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देता है ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का अपना, ठीक है। अब शेड्यूल 6 के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। शेड्यूल 6 प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन दी स्टेट्स। फिर जो ये शेड्यूल 6 की जो बात थी वो रिकमेंड की गई थी बोर्दोलाई कमेटी के द्वारा, जिसने बोला था कि लिमिटेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए हमको ट्राइबल रीजन्स की इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। देन जो जितने भी ऑटोनॉमस रीजन्स हैं, ये ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 मेंबर्स। मतलब इनमें से जो ये ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनेंगी, जो ये रीजन्स बनेंगे, तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें सिर्फ 4 जो नॉमिनेट करता है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है, बाकी वाया डायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेट इलेक्ट होते हैं फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। जो ये ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं वो 30 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते उसमें, जिसमें से 4 नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर द्वारा। फिर द एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स मे और मे नॉट बी लिवाइड इन दीज रीजन्स अनलेस द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर गिव्स हिज अप्रूवल। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट के जो भी लॉज पास होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं, उसके पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर की कंसेंट लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेने पड़ते हैं इन ऑटोनॉमस रीजन्स में उन लोगों को अप्लाई करने के लिए। देन द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। और वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है किसी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के एरिया को, उसके नाम को और उसके बाउंड्रीज को भी डिफाइन कर सकता है। तो ये पावर गवर्नर के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये पे हमेशा याद रखिएगा। फिर ये कुछ ये आंसर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सारे क्वेश्चंस के, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आई थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। आई होप you guys all will like this lecture and please keep supporting, like, share and subscribe. Thank you guys.